कि टाटा एंड आयरन स्टील कहाँ पर सेटअप है आयरन स्टील कंपनी के बारे में, कि आयरन स्टील का इंडस्ट्री है वो बेस इंडस्ट्री मानी जाती है। और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको बताया था कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सेटअप हुई थी वैदिक पीरियड्स के दौरान, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान, और इसके बारे में इनमें मेंशन किया गया है। और ये भी बताया था कि जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है वो इसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर पाया जाता है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो एक्सपेंशन, प्रोडक्शन है और एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर है ये। और ये इंडिया स्टैंड सेकंड प्लेस, और इंडिया का सेकंड प्लेस है चाइना के बाद। और सबसे फर्स्ट जो मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया गया था पोर्ट क्लस्टर ऑफ कैलकाटा के अंदर इन 1818 के अंदर, एंड जो कि सक्सेस नहीं हुई थी। बाद में जो इंडिया के फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल को इस्टेब्लिश किया गया था क्वाजी टावर में मुंबई के अंदर, जो कि स्टार्ट हुई थी 1856 के अंदर। तो ये सारी बातें मैंने आपको कल बता दी थी। उसके बाद 12 मिल्स और सेटअप की गई थी 1947 के दौरान, और फिर उसके बाद 417 मिल्स को सेटअप किया गया इंडिया के अंदर, जिसमें कि 3 लाख वर्कर्स एम्प्लॉयड एट प्रेजेंट। और आज अगर हम देखें तो मोर देन 2000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर 40 लाख पीपल डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए हैं। तो ये था आपका कॉटन टेक्सटाइल के बारे में। एंड 14% जो है इंडिया की वो कॉन्ट्रीब्यूशन है इस इंडस्ट्री का जीडीपी के अंदर। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रलाइजेशन, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनको कहाँ सेटअप किया जाता है, कहाँ इस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर इंडिया के अंदर ऐसी जगह पर इस्टेब्लिश की जाती है जहाँ पर कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन्स हों, जब इसका मतलब ये हो जहाँ पे आसानी से कॉटन मिल जाए या जहाँ प्रोडक्शन होता हो कॉटन का। इसके अलावा जहाँ पर चीप ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो, लेबर मिल जाए, चीप लेबर मिल जाए, एंड मॉइस्ट क्लाइमेट हो। विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, और अगर आप देखें कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो पर बताया गया है ये सूटेबल रीज़न है कि कहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना चाहिए। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जो स्टेट्स हैं जहाँ पर कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ है, और उनमें आता है सबसे फर्स्ट प्लेस पर महाराष्ट्र। दिस स्टेट इज़ एट द नंबर ऑफ 1 कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। और ये जो स्टेट है ये नंबर 1 है कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन के अंदर, और इसके अंदर 112 मिल्स को एट प्रेजेंट वहाँ पर 112 मिल्स हैं के अंदर, केवल मुंबई के अंदर, विच इज़ कॉल्ड, जो मुंबई है इसको कहा जाता है कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। तो ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल कौन सी सिटी है, तो ये आ जाती है आपकी मुंबई। क्योंकि मुंबई, और आपसे पूछा जाए क्यों है, क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि मुंबई है, मुंबई के अंदर ही केवल 54 मिल्स हैं आउट ऑफ 112 मिल्स में से। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जो मिल्स हैं वो प्रेजेंट है इन शोलापुर के अंदर, अकोला, अमरावती, वर्धा, सतारा, कोल्हापुर, सांगली, जलगांव एंड नागपुर, पॉपलिन, मुस्लिन, साड़ीज, धोतीज, ये सारी चीज़ें हैं। एंड बेडशीट एंड सूटिंग एंड शर्टिंग क्लोथ इज प्रिपेयर्ड एंड वोवन इन दीज मिल्स। और इसमें यहाँ पर पॉपलिन, मुस्लिन वगैरह या मुस्लिन, साड़ीज, धोतीज जो भी हैं, बेडशीट्स हैं, शूटिंग शर्टिंग्स हैं, वो यहाँ पर बनाई जाती हैं इन मिल्स के अंदर। तो दिस इंडस्ट्रीज इज एक्सपीरियंस, और ये जो इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस करती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। और इसके पीछे एक कारण ये भी है कि यहाँ पर जो है ब्लैक मिट्टी, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, मॉइस्ट क्लाइमेट है यहाँ का ऑफ द सी, एंड मुंबई सी पोर्ट है, आसानी से यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो ये जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो महाराष्ट्र के अंदर सेटअप की जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई कॉटन इंडस्ट्री इज सेटअप इन महाराष्ट्र, तो उसका रीज़न यही है कि ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल पाई जाती है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि जो महाराष्ट्र है वो प्लेट्यू रीजन के अंदर आता है, और प्लेट्यू रीजन
लावा से बना हुआ है और लावा ब्लैक सॉइल होती है और जो कि कॉटन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और यहाँ का क्लाइमेट, क्योंकि समुद्र है इसके पास में, तो यहाँ का क्लाइमेट भी मॉइस्ट है और सी पोर्ट भी इसके पास में है, तो आसानी से यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो ये रीज़न है महाराष्ट्र में इसको इस्टेब्लिश करने के। 39% ऑफ द टोटल कॉटन टेक्सटाइल, और जो 39% है टोटल कॉटन टेक्सटाइल का इंडिया के अंदर, वो यहीं होता है। यानी इंडिया के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है कॉटन टेक्सटाइल का, वो उसका 39% केवल महाराष्ट्र के अंदर होता है। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका गुजरात। ये तो था महाराष्ट्र के बारे में, कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग स्टेट। दैन उसके बाद ये आपका गुजरात। गुजरात के अंदर भी कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाता है। ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है। दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन के अंदर ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है। 135 मिल्स प्रेजेंट विच इज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ 67। इसमें बता रखा है कि जो 135 मिल्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है, और जिनमें से 67 मिल्स तो केवल यहाँ पर अहमदाबाद के अंदर ही हैं। ठीक है, तो 67 मिल्स इस्टेब्लिश है अहमदाबाद के अंदर, विच इसकी वजह से विच इज़ वाई इट इज़ नोन एज द बोस्टन ऑफ ईस्ट, और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, बोस्टन ऑफ ईस्ट। 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है विच सिटी इज़ नोन एज बोस्टन ऑफ ईस्ट, तो इसमें आ जाएगा आपका अहमदाबाद। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जो मिल्स हैं हैव बीन इस्टेब्लिश इन सूरत, इनको इस्टेब्लिश किया गया, इस्टेब्लिश हैं सूरत के अंदर, वडोदरा, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट एंड भरूच। दिस इंडस्ट्रीज हैज़ लार्जली, ये जो इंडस्ट्री है वो लार्जली डेवलप्ड है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉटन ग्रोइंग रीजन। क्योंकि अब वही रीज़न, जैसे इसने बता रहा है कि क्या रीज़न थे महाराष्ट्र के अंदर कॉटन टेक्सटाइल के सेटअप होने के, वही रीज़न यहाँ पे दे रखा है कि ये जो इंडस्ट्री है ये यहाँ पर इसलिए डेवलप है, सबसे ज़्यादा लार्जली डेवलप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉटन ग्रोइंग। यहाँ पर कॉटन ग्रोइंग रीजन्स हैं। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर है, कैपिटल एंड कांडला सी पोर्ट है। और 35% जो टोटल कॉटन प्रोडक्शन है वो इंडिया का यहाँ से ही किया जाता है। आपने क्या देखा, महाराष्ट्र के अंदर 39% होता है और गुजरात के अंदर 35% कॉटन प्रोडक्शन होता है इंडिया का। देन उसके बाद आता है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु, दिस इज़ द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग स्टेट। ये लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग स्टेट है साउथ इंडिया के अंदर। अभी तक आप पढ़ रहे थे नॉर्थ इंडिया के बारे में, अब साउथ इंडिया के अंदर जो लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है आपका तमिलनाडु। मोस्ट ऑफ इट्स मिल, इसकी जो ज़्यादातर मिल्स हैं वो प्रेजेंट है कोयम्बटूर के अंदर। टेक्सटाइल मिल्स जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है वो कोयम्बटूर के अंदर है, जिसके अंदर जिसमें विच अलॉन्ग विद द कॉटन टेक्सटाइल कॉटन थ्रेड, इसमें कॉटन टेक्सटाइल के साथ साथ या इसके अलावा कॉटन थ्रेड मिल्स भी हैं ऑल्सो प्रेजेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा मिल्स हैव बीन स्टैब्लिश, और जो मिल्स हैं उनको स्टैब्लिश किया गया है मदुरई, चेन्नई, पेरम्बूर, तिरुचिरापल्ली और रामनाथपुरम। दिस इंडस्ट्री इज लार्जली डेवलप, और ये जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा डेवलप्ड है। ये इसका रीज़न है कि यहाँ तमिलनाडु के अंदर ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा डेवलप क्यों है, तो इसका मेन रीज़न ये है कि जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर डेवलप है इस रीजन के अंदर क्योंकि यहाँ पर मॉइस्ट क्लाइमेट है ऑफ द सी। दूसरा यहाँ पर चेन्नई सी पोर्ट है, चेन्नई सी पोर्ट है। और 6% जो है इसका वो 6% ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंडिया इज़ डन ओवर हेयर। और इंडिया का जितना भी कॉटन प्रोडक्शन होता है उसका 6% तमिलनाडु के अंदर होता है। तो साउथ के अंदर सबसे लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, वो है तमिलनाडु। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश देन के बाद आता है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर 36 मिल हैं एट प्रेजेंट। और मोस्ट ऑफ द हिल्स, ज़्यादातर जो
सॉरी, ज़्यादातर जो मिल्स हैं वो स्टैब्लिश हैं इंदौर के अंदर। तो मोस्ट ऑफ मिल्स कहाँ पर है? इंदौर, देन ग्वालियर, उज्जैन, देवास, जबलपुर एंड रतलाम। This industry is largely developed due to being connected with the various transportation, क्योंकि ये connected है various transportation के साथ, transportation route and availability, और यहाँ पे आसानी से cheap labor मिल जाते हैं due to more population, क्योंकि यहाँ की जो population है वो ज़्यादा है। तो ये मेन रीज़न है मध्य प्रदेश के अंदर इसके स्टैब्लिश होने का। और इंडिया का जितना भी कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन है उसका 5% वो केवल होता है आपका मध्य प्रदेश के अंदर। देन वेस्ट बंगाल के अंदर 45 मिल्स हैं टोटल। वेस्ट बंगाल के अंदर टोटल 45 मिल्स हैं, और ये मोस्ट ऑफ द सेंट्रलाइज्ड, और ये इनका जो सेंट्रलाइजेशन है वो हुगली नदी के आसपास होता है। हुगली नदी के हुगली जो रिवर रीजन है इन कैलकाटा के अंदर वहाँ पर होता है। और इसके अलावा हुगली हावड़ा एंड 24 परगानास के अंदर इसका स्टैब्लिशमेंट है, यानी यहाँ पर जो मिल्स हैं वो प्रेजेंट है। इवन आफ्टर गेटिंग इट्स सप्लाई ऑफ कॉटन फ्रॉम अदर स्टेट्स, हालांकि इनको कॉटन की सप्लाई मिलती है दूसरे स्टेट से, क्योंकि यहाँ जो कॉटन है वो दूसरे स्टेट से आता है, लेकिन फिर भी ये जो है वो लार्जली डेवलप है यहाँ पर। इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर जो डिमांड है, लोकल डिमांड है, वो ज़्यादा है ड्यू टू इंक्रीज लोकल डिमांड एंड ड्यू टू कैलकाटा सी पोर्ट। और यहाँ पर कैलकाटा सी पोर्ट है बीइंग कनेक्टेड विद ट्रांसपोर्टेशन रूट, और जो कि ट्रांसपोर्टेशन रूट से कनेक्टेड है, और साथ ही में यहाँ पर चीप लेबर पाए जाते हैं ड्यू टू मोर पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है इस वजह से। तो ये 3 पॉइंट है यहाँ पर कि वेस्ट बंगाल में इस इंडस्ट्रीज को क्यों सेटअप किया जाता है, हालांकि जो सब कॉटन है वो बाहर से आता है, दूसरी स्टेट से आता है। दैन उसके बाद आता है आपका राजस्थान। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज इन इट्स इनिशियल स्टेज इन राजस्थान। और जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है राजस्थान के अंदर वो अपनी इनिशियल स्टेज पर है ड्यू टू, क्योंकि यहाँ पर चीप इलेक्ट्रिसिटी है फ्रॉम चंबल, इनको आसानी से बिजली मिल जाती है चीप रेट पर चंबल और भाखड़ा नागर प्रोजेक्ट की वजह से। देन इसके अलावा जो दूसरा रीज़न है इसके सेटअप होने का वो है एंड द कॉटन प्रोडक्शन इन हड़ौती प्लेट्यू एंड इरीगेट घाघर प्लेट, कि जो हड़ौती कॉटन प्रोडक्शन है हड़ौती प्लेट्यू के अंदर वो हड़ौती प्लेट्यू में यहाँ से आ जाती है। कॉटन मिल्स हैव बीन एस्टैब्लिश, और जो कॉटन मिल्स हैं उनको स्टैब्लिश किया जाता है, एस्टैब्लिश है इन भीलवाड़ा उदयपुर। इसके अलावा इन्होंने बताया कि हड़ौती के अलावा जो कॉटन मिल है वो स्टैब्लिश हैं, हैव बीन एस्टैब्लिश इन भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, श्री गंगानगर एंड पाली। उसके अंदर कोल्ड स्टोरेज हैव बीन यूज्ड टू रिमेन मॉइस्चर, और मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज का यूज़ किया जाता है। 4% ऑफ द टोटल कॉटन प्रोडक्शन, और जो 4% टोटल कॉटन प्रोडक्शन है इंडिया का वो यहाँ पर किया जाता है। ओनली शूटिंग एंड शर्टिंग क्लोथ्स आर प्रोड्यूस इन दैम, और यहाँ पर केवल शूटिंग एंड शर्टिंग के कपड़े बनाए जाते हैं। अदर स्टेट्स जो कि कॉटन ग्रो करते हैं इनमें आते हैं आपके उत्तर प्रदेश। कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन इज डन फ्रॉम टोटली इम्पोर्ट कॉटन इन कानपुर के अंदर जो ज़्यादातर कॉटन प्रोडक्शन जो होता है ये इंपोर्ट किया जाता है कानपुर के अंदर। इंपोर्टेड कॉटन आता है इन कानपुर, मुरादाबाद, एंड वाराणसी, इन अमृतसर, लुधियाना और फगवाड़ा पंजाब, एंड बेलरी मैसूर एंड बेंगलोर इन कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। यहाँ पर का प्रोडक्शन होता है वो इम्पोर्टेड कॉटन के थ्रू होता है।
फैसिलिटेड बाय द ग्रोइंग कॉटन इन तेलंगाना रीजन, और जो कॉटन को ग्रो करने की फैसिलिटी है वो तेलंगाना रीजन के अंदर है। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन एस्टैब्लिश इन हैदराबाद, और जो कॉटन टेक्सटाइल मिल है वो एस्टैब्लिश की गई है हैदराबाद के अंदर, वारंगल के अंदर, एंड गंटूर इन द केरल एंड बिहार। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो डेवलप हुई हैं 12 फोल्ड इन इंडिया। इन 1947 के अंदर 351 करोड़ स्क्वायर मीटर क्लोथ प्रोड्यूस किया गया था, विच हैज़ इंक्रीज्ड, जो कि अब बढ़कर 6500 करोड़ स्क्वायर मीटर हो गया है एट प्रेजेंट। ड्यूरिंग टू इंक्रीज लोकल डिमांड के बढ़ने की वजह से मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, ज़्यादातर जो पार्ट है प्रोडक्शन का इस कंज्यूम इन इंडिया, उसको इंडिया के अंदर कंज्यूम किया जाता है इटसेल्फ, इंडिया में ही इसको कंज्यूम कर लिया जाता है। आफ्टर दिस के बाद जो बचा हुआ प्रोडक्शन होता है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, अफ्रीका एंड गल्फ कंट्रीज़ के अंदर। इसके अलावा इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सफ़र फ्रॉम अ प्रॉब्लम, जो इंडिया की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनको कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है या कई मुश्किलों से गुजर रही है, और वो मुश्किलें क्या हैं उसके लिए इंफीरियर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो टॉयलेट मशीन्स, यहाँ की जो मशीन है वो काफ़ी पुरानी है, एंड फैक्ट्रीज, और जो फैक्ट्रीज हैं वो काफ़ी पुरानी हैं, एंड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है, बट ज़्यादा है, एंड ड्यू टू द प्रोडक्ट्स, और जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं मेड फ्रॉम द आर्टिफिशियल फाइबर, जो कि आर्टिफिशियल फाइबर से बनाए जाते हैं, इसकी कॉस्ट बढ़ गई है कॉटन की, और इस वजह से इसमें आर्टिफिशियल फाइबर्स को यूज़ किया जाता है। तो ये मेन रीजंस हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं इनकी। तो आज आपने पढ़ा कॉटन इंडस्ट्रीज़ के बारे में, अब कल हम पढ़ेंगे सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। यूनिट्स के बारे में कि कहाँ पर इनको सेटअप किया गया है, और इनको सेटअप किया गया था इंडिपेंडेंस के बाद 5 ईयर प्लान के थ्रू। अलग अलग फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई थी दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के अंदर ब्रिटिश की सहायता से, एंड राउरकेला उड़ीसा के अंदर जर्मन असिस्टेंट की सहायता से, और भिलाई में छत्तीसगढ़ रशियन असिस्टेंट की सहायता से। पहले जो इनकी कैपेसिटी थी वो 10 लाख थी, बाद में बढ़कर 16 लाख हो गई। ये सब मैंने आपको पिछले वाले वीडियो के अंदर बताया था। और 4th 5 ईयर प्लान के अंदर जो एशिया है, एशिया की जो लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज़ के रूप में बोकारो स्टैब्लिश हो गई, और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रीज़ का वो ये तेज़ी से विकास हो इस इंडस्ट्रीज़ का। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको कि सेल कहा जाता है, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1973 के अंदर, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ये जो सेल है ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क परफॉर्म करती है ऑल फैक्ट्रीज एंड पब्लिक सेक्टर, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर उसमें, और 3 मोर फैक्ट्रीज सेटअप की गई थी, जिसमें इंक्लूड किया गया 3 मोर फैक्ट्रीज़ को। वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, सेलम तमिलनाडु एंड विजयनगर कर्नाटक के अंदर। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो रॉ मटेरियल पर बेस्ड होती हैं, चीप ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है उनके लिए, तो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो ऐसे जगह पर स्टैब्लिश की जाती हैं जहाँ पर उनको आसानी से रॉ मटेरियल और चीप ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए। और रॉ मटेरियल के अंदर जैसे कि आयरन और कोल, मैग्नीज और माइन ये प्रेजेंट होने चाहिए। मैग्नीज माइंस आर प्रेजेंट फॉर फैसिलिटेशन ऑफ चीप ट्रांसपोर्टेशन, और माइंस भी ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर आसानी से उनको चीप ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए। तो ये कुछ यूनिट्स थे जिनके बारे में मुझे आज आपको समझाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो कि जिसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि टिस्को के बारे में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टिस्को के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें आपके 8 यूनिट्स दे रखी हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें टिस्को, इसको, विस्को एंड राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री एंड बोकारो स्टील फैक्ट्री एंड विशाखापट्टनम स्टील फैक्ट्री। इसके अंदर आपको याद करना है कि भाई यूनिट का नाम क्या है, कहाँ पर वो सेटअप है, प्लेस क्या है उसका,
और उनको आयरन और कहाँ से अवेलेबल होता है, ये सारे रॉ मटेरियल्स दे रखे हैं इसके अंदर, आयरन और एंड कोल। आयरन और कहाँ से इनको अवेलेबल होता है, या कोल कहाँ से उनको अवेलेबल होता है, मैग्नीज जो कि रॉ मटेरियल है। इसके अलावा वाटर कहाँ से अवेलेबल होता है, और मार्केट उनका कहाँ है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें। जैसे मान लीजिए टिस्को है, तो जिसको कि बोला गया पहले पिछले वीडियो में बताया था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये इसमें आ जाएगा। ये इसका जो प्लेस है वो जमशेदपुर में सेटअप किया गया है इसको। और जो रीज़न है अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर का, ये यहाँ नोआ मंडी से इसको लाया जाता है, एंड गुरु महेशनी माइंस के थ्रू निकाला जाता है आयरन ओर। और जो रीज़न है अवेलेबिलिटी ऑफ कोल का, वो है झारिया एंड बोकारो। और रीज़न ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मैग्नीज, ये है जोड़ा माइंस एंड कोइंझार। रीज़न ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की जो सुविधा है वो उनको मिलती है स्वर्ण रेखा एंड खेरकल रिवर से। और जो मार्केट है इसका वो है कोलकाता, मुंबई एंड नेबरिंग रीजन्स के अंदर। इसकी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो है 40 लाख टन। दैन इसके बाद आता है इसका जो प्लेस है वो कुल्टी के अंदर है। कुल्टी, हीरापुर एंड बरनपुर, यहाँ पे इनको सेटअप किया गया है। और जो रीज़न है इसका जहाँ पे आयरन अवेलेबल होता है वो है इनका सिंह भूमि, मयूरभंज एंड कोठान एंड कोइंझार माइंस। रानीगंज, झारिया एंड रामनगर, यहाँ से कोल इनको मिलता है। एंड जो अवेलेबिलिटी है मैग्नीज के वो है उड़ीसा एंड झारखंड। रीज़न ऑफ अवेलेबिलिटी वाटर है वो दामोदर रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। मार्केट जो है इनका वो कोलकाता एंड नेबरिंग रीजन्स है। और प्रोडक्शन कैपेसिटी वो 16 लाख टन पर है। फिर आता है आपका विस्को का जो प्लेस है ये है भद्रावती, कमनगुड़ी माइंस के थ्रू आयरन और निकाला जाता है, इनके पास पहुंचता है। कोल की जो अवेलेबिलिटी है वो लोकल कोल है जो कि वुड से बनता है। और जो रीज़न जहाँ पे मैग्नीज वगैरह मिलते हैं वो लोकल लेवल पर ही इनको मिलता है। एंड भद्रावती रिवर जहाँ से इनको वाटर की फैसिलिटीज़ मिलती है। और बेंगलुरु एंड द नेबरिंग रिवर्स, यहाँ से इन पर ही जाता है। और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 2 लाख टन। इसी प्रकार से आपको ये राउरकेला, भिलाई फैक्ट्री और दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री, बोकारो फैक्ट्री, विशाखापट्टनम फैक्ट्रीज, इनके बारे में आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। देन 2015 में इंडिया बिकेम द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनी क्रूड आयरन की इन द वर्ल्ड, वाइल द 2003 के अंदर इट वॉज द 8th प्लेस। इसका 8th प्लेस हो गया वर्ल्ड में। मतलब ये बता रहे हैं कि 2003 के अंदर इसका 8 प्लेस था, जो कि आगे बढ़कर 2015 के अंदर 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गई क्रूड आयरन ओर की। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायरेक्ट रिड्यूस आयरन का। डायरेक्ट रिड्यूस आयरन को DRI भी बोलते हैं या स्पॉन्ज आयरन बोला जाता है। आफ्टर चाइना अमेरिका के बाद इंडिया ऑल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर। ये प्रोड्यूसर के साथ साथ ये कंज्यूमर भी है प्रोड्यूस स्टील की। द स्टील सेक्टर कंट्रीब्यूट 2% इन इंडिया GDP। और इंडिया के अंदर जिसका कंट्रीब्यूशन है वो 2% है। एंड मोर देन 6 लाख पीपल गेन एम्प्लॉयमेंट। और इसके अंदर 6 लाख से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। ये है आपका इंडिया का मैप, जिसके अंदर शो किया गया है स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज कहाँ का सेटअप है। तो ये जो मैप है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैप है। इसको आप अच्छे से तैयार किया गया, एग्ज़ाम के अंदर इसमें से पूछा जाता है। ये मैप जो चीज़ें से दे रखी हैं, ये इंडस्ट्री है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि बोकारो कहाँ पर है, तो ये बोकारो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है बोकारो के बारे में। तो ये जो बोकारो है ये बिहार के अंदर है।
बिहार और झारखंड जहाँ मिल रहे हैं इसके वहाँ पर बोकारो है। दैन उसके बाद ये आता है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर आपका दुर्गापुर और दूसरा है आपका बर्दपुर। तो ये इसको प्लांट ये भी आपका वेस्ट बंगाल के अंदर लग रहा है। दैन उसके बाद ये जमशेदपुर है। जमशेदपुर है आपका ये आता है झारखंड के अंदर। ये झारखंड के अंदर आता है आपका जमशेदपुर। राउरकेला ये आता है आपका उड़ीसा के अंदर। दैन उसके बाद ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के पास मध्य प्रदेश से अलग हुआ ये है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ पर आता है आपका भिलाई। देन ये आपका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पे मुंबई के अंदर कॉर्पोरेट ऑफिशियल टाटा एंड स्टील का प्लांट है। दूसरा यहाँ पर चंद्रपुर जो दे रखा है ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। तो चंद्रपुर के अंदर भी प्लांट है सेल का। जहाँ पर ये ब्लैक कलर में शो किया गया है वहाँ ये सेल को शो कर रहा है, और जहाँ पर ये ऑरेंज कलर में शो कर रहा है वो टाटा स्टील को शो कर रहा है। तो ये जो शो कर रहा है वो टाटा स्टील को शो कर रहा है, और ये जो है वो सेल को शो कर रहा है कि कहाँ पर सेल है। स्टील अथॉरिटी भद्रावती जो है ये आपका सेल है, और ये जो आ रहा है आपके कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक में भद्रावती है। दैन ये आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु के अंदर आपका आता है ये सेलम। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि पूछी जाती हैं। और विशाखापट्टनम ये आता है आपके आंध्र प्रदेश था जो कि अलग हो गया, और ये आंध्र प्रदेश के अंदर अब आता है विशाखापट्टनम। तो ये तो था आपका सारा स्टील के बारे में। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही पुरानी इंडस्ट्री है इंडिया की, और मेंशन किया जाता है कॉटन टेक्सटाइल को कि ये इसके बारे में वेदास और इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी बताया गया है। एंड दिस इंडस्ट्री विच जनरेट द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट, और ये जो इंडस्ट्री है वो हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। और ड्यू टू दिस रीज़न, इस रीज़न की वजह से जो बहुत सारी कंट्रीज हैं एट द नंबर 1 इन द कंट्री विद द पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपेंशन, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी कंट्री है वो नंबर 1 पर है कि यहाँ पर एक्सपेंशन है, इसका प्रोडक्शन होता है और एम्प्लॉयमेंट मिलता है इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। इन द वर्ल्ड के अंदर इट स्टैंड इन एट द सेकेंड प्लेस। वर्ल्ड में इसका सेकेंड प्लेस है। रिस्पेक्ट द कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन आफ्टर चाइना नंबर 1 पे। दैन इसके बाद इंडिया आता है। मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है इंडिया के अंदर, इसको स्टैब्लिश किया गया है इन फोर्ट ग्लेस्टर इन कैलकाटा इन द ईयर 1880। सबसे पहले इसके अंदर बताया गया कि ये जो फर्स्ट मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये सबसे पहले कहाँ सेटअप की गई थी, इंडिया के अंदर। तो ये स्टैब्लिश की गई थी ये कैस्टर कैलकाटा इन द 1818 के अंदर। देन बट जो इसका जो एफर्ट था वो फेल हो गया, यानी कि ये इंडस्ट्री ज़्यादा दिन सक्सेस नहीं हुई। और 1854 के अंदर जो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसको इस्टेब्लिश किया गया था क्वाजी डावर इन मुंबई के अंदर। क्वाजी डावर ने इसको इस्टेब्लिश किया था फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल। तो इस तरह से जो एक तरह से माना जाएगा और रनिंग में जो है वो 1854 के अंदर इसको सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था। इट स्टार्टेड द प्रोडक्शन, और इसका जो प्रोडक्शन था वो स्टार्ट हो गया था 1856 के अंदर। एंड बाय 1861 के अंदर 1861 के अंदर 12 और मिल्स को सेटअप किया गया इंडिया के अंदर। 1947 के अंदर देयर वर 417 मिल्स थी इंडिया में, इनमें जिसमें 3 लाख वर्कर्स काम करते थे, एम्प्लॉयड थे। एट प्रेजेंट नंबर ऑफ दीज मिल्स, अब ये जो मिल्स हैं वो बढ़कर 2000 हो गई, जिसके अंदर 40 लाख पीपल
जो है वो काम करते हैं, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से। इन दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्रीज के अंदर ये जो इंडस्ट्री है वो कंट्रीब्यूट करती है 14% टुवर्ड द इंडिया जीडीपी, इंडिया के जीडीपी के अंदर। अब हम जो इसके बारे में डिटेल है कौन कौन से स्टेट के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ओके बाय, हैव अ नाइस। एसएसटी की बुक यानी सोशल साइंस की किताब का चैप्टर नंबर 11 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर बताया गया है इंडस्ट्रीज के बारे में कि भाई इंडस्ट्रीज कैसे बनती हैं और कहाँ कहाँ पे सेटअप हुई हैं। तो इसमें जो इंट्रोडक्शन दे रखा है कि इंडस्ट्री सबसे पहले क्या होती है, इंडस्ट्री का मीनिंग क्या होता है। तो इंडस्ट्री इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस obtained by agriculture and mining activities into multiple forms for human use. For example, making cotton textile from cotton. इसके अंदर बताया गया है कि जो इंडस्ट्री है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू सब्सटेंस होते हैं वो बनाए जाते हैं। एग्रीकल्चरल और माइनिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू उसको मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर जो ह्यूमन है वो यूज़ करता है। इसका मतलब ये हुआ कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को यूज़ करके जो भी प्रोडक्ट हैं जो एग्रीकल्चर से पाए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, या माइनिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू जो रॉ मटेरियल होते हैं उनको लिया जाता है, उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है ह्यूमन के यूज़ के लिए। जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल बनाया जाता है कॉटन से। कॉटन जो है वो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल है, एग्रीकल्चर से लिया जाता है और इससे कॉटन के थ्रू बनता है कॉटन टेक्सटाइल। और वैसे ही अगर हम जो शुगर है वो बनती है शुगर केन से, तो शुगर केन वहाँ किससे मिलता है, एग्रीकल्चर से। तो ऐसे बहुत सारे जो रॉ मटेरियल हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, एक प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मिंग का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, जिससे कि ऐसे सब्सटेंस बनाए जाते हैं कि जो ह्यूमन के लिए यूज़फुल हों। इंडस्ट्रीज फॉर्म द बेसिक पिलर, जो इंडस्ट्री है वो एक बेसिक पिलर बनाती है ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी विच प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। ऑन द सेम हैंड, वहीं उसी तरफ एंड अदर रिलेटेड इकोनॉमिक फैक्टर्स, और जो दूसरे रिलेटेड इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन विच प्रोवाइड स्पीड टू मॉडर्न इकोनॉमी। तो इंडस्ट्री जो है उसको बेसिक पिलर माना जाता है मॉडर्न इकोनॉमी का, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री होती है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। अगर एक इंडस्ट्री लगाई जाती है तो उससे कई लोगों को रोज़गार मिलता है या एम्प्लॉयमेंट मिलता है। वहीं सेम एंड पर जो एक तो व्यापार और दूसरी तरफ जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू, विच प्रोवाइड स्पीड टू मॉडर्न इकोनॉमी, और जो कि स्पीड प्रोवाइड करता है मॉडर्न इकोनॉमी को। डिस्कवरी ऑफ कॉटन, कॉटन की जो डिस्कवरी है, डिस्कवरी ऑफ कॉटन क्लॉथ, जो कॉटन क्लॉथ की डिस्कवरी है, अर्थन पॉट एंड ब्रॉन्ज स्टैचू फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, एंड रस्ट रेजिस्टेंट आयरन पिलर। रस्ट रेजिस्टेंट मतलब कि जिसमें कि जंग नहीं लगती है, ऐसा आयरन पिलर जो कि सिचुएटेड है कुतुब मीनार, आर प्रूवन एविडेंस, उन्होंने ये सबूत दे दिया है, प्रूव कर दिया है ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत के अंदर ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चुका था। ड्यू टू डेवलप फॉर्म of the cottage and small scale industries of metal, textile, gold ornament and shipbuilding, India was renowned as the golden bird. But after the arrival of Britishers in India, due to their exploitative policy, the cottage and the small scale industries, which were called the backbone of the Indian economy, were destroyed. Britishers के आने से पहले, क्योंकि हमारी इंडिया के अंदर कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, मेटल, टेक्सटाइल, गोल्ड ऑर्नामेंट, शिप बिल्डिंग की, और इसी वजह से जो हमारी इंडिया है उसको वर्ल्ड के अंदर गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता है।
लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया के अंदर और उनकी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी, एक्सप्लॉयटेटिव मतलब कि शोषण करने वाली, यानी इंडिया को लूटने खसोटने वाली जो पॉलिसी थी, उसके बाद जो कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री थी, इनको ये बैकबोन जो हुआ करती थी इंडिया के, इंडियन इकोनॉमी के, उसको ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे कि जो इंडिया थी उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई। बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे पहले मॉडर्न इंडस्ट्रीज कहाँ आई थी? तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर स्टार्ट हुई थी जब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हुई थी बॉम्बे के अंदर इन 1845। तो ऐसा माना जाता है कि जो मॉडर्न इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के स्टैब्लिश होने के साथ साथ ही स्टार्ट हो गई थी। और ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो स्टैब्लिश हुई थी बॉम्बे के अंदर 1845 के अंदर, 1845 में। एंड जो जूट इंडस्ट्री है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1855 के अंदर। ओनली दीज इंडस्ट्रीज, इन इंडस्ट्रीज के अंदर वो डेवलप अप टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये जो इंडस्ट्री थी वो तब तक डेवलप रही जब तक कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ये जो इंडस्ट्री थी वो डेवलप रही। उसके बाद आज़ादी पाने, आफ्टर अटेनिंग द इंडिपेंडेंस, आज़ादी पाने के बाद द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस। तो सबसे पहला जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1948 के अंदर, इन विच जिसके अंदर जो रीजनल इम्बैलेंस था वो कम हुआ एंड एम्फसाइज ऑन द लेड अपॉन द डेवलपमेंट, और जोर दिया गया डेवलपमेंट पर न्यू इंडस्ट्रीज के जो कि बेस्ड हो ऑन एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर एंड एक्सपोर्ट पर। अलॉन्ग विद इसके साथ साथ इट्स एम, इसका जो एम था एट प्रोड्यूसिंग आइटम ऑफ हाई क्वालिटी एंड लो कॉस्ट, कि अच्छी क्वालिटी का सामान प्रोड्यूस किया जाए और उसका जो कॉस्ट है वो कम होना चाहिए बाय एलिमिनेटिंग द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, जिससे कि जो पैसे की कमी थी उसको दूर किया जा सके। रॉ मटेरियल एंड एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, कैपिटल, रॉ मटेरियल एंड एब्सोल्यूट यानी कि जो पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजी थी, इसकी वजह से जो प्रोडक्शन था वो अच्छा नहीं हो रहा था। और इनका मेन एम यही था कि भाई इनका जो मेन एम था कि भाई जो प्रोड्यूसिंग आइटम है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और कम कीमत की होनी चाहिए। और ये जो है कैपिटल की कमी है, रॉ मटेरियल है या ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी है, ये इसको दूर किया जाए। प्लानिंग कमीशन पेव्ड द पाथ, प्लानिंग कमीशन ने एक रास्ता बनाया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए थ्रू वेरियस 5-year प्लान्स, अलग अलग 5-year प्लान्स के थ्रू। द प्लानिंग कमीशन डेवलप, जो प्लानिंग कमीशन है वो डेवलप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। प्लानिंग कमीशन ने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को या कॉटन इंडस्ट्रीज को, सीमेंट इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्री एंड शुगर इंडस्ट्रीज को डेवलप किया। इससे रिलेटेड उन्होंने प्लान बनाए। नेक्स्ट है आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कब सेटअप हुई थी? दिस इंडस्ट्रीज हैज बीन द बेसिक पिलर। ये जो इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये बेसिक पिलर है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। इसलिए बेस है क्योंकि इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पर ही अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड होती हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, न केवल इंडिया के अंदर बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर। रिगार्डेड एज फादर ऑफ ऑल अदर इंडस्ट्रीज, और इसको पिता माना जाता है दूसरी इंडस्ट्रीज का। दिस इंडस्ट्रीज वॉज स्टैब्लिश बाय द नेम ऑफ बारकर आयरन वर्क इन टाउन नेम कुल्टी इन वेस्ट बंगाल। और ये जो इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया था बारकर आयरन वर्क्स के नाम से कुल्टी के अंदर वेस्ट बंगाल में। पर द एक्चुअल, लेकिन जो एक्चुअल आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है वो जमशेदजी टाटा ने 1907 के अंदर स्टैब्लिश किया था टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के नाम से एट साक्ची विलेज के अंदर इन प्रेजेंट झारखंड। लेटर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, और उसके बाद जो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी थी उसको स्टैब्लिश किया था हीरापुरा नियर अंसोल इन 1909 में। इन 1936 के अंदर दोनों ही फैक्ट्रीज कुल्टी और हीरापुरा वाली ये आपस में मर्ज हो गई और उन्होंने एक फॉर्म लिया, यानी एक ग्रुप में आके उन्होंने उसको नाम दिया गया इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको इसको कहा जाता है।
स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल वो स्टैब्लिश इन 1937, इसको स्टैब्लिश किया गया 1937 के अंदर, एंड इट वाज मर्ज इन इसको, और ये जो स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल है ये भी मर्ज हो गई 1937 में इसको के अंदर। ये जो इंडस्ट्री थी ये मर्ज हुई इसको में 1953 के अंदर। इन दिस वे इस प्रकार से जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं वो स्टैब्लिश हुई थी 20th सेंचुरी के। आगे हम आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस इंडस्ट्रीज वाज डेवलप्ड थ्रू द वेरियस 5-year प्लान्स के थ्रू इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया, अंडर विच जिसके अंदर जो फैक्ट्रीज थी वो स्टैब्लिश की गई दुर्गापुर के अंदर वेस्ट बंगाल विद ब्रिटिश असिस्टेंट ब्रिटिशर्स की सहायता से, राउरकेला उड़ीसा के अंदर जर्मन असिस्टेंट जर्मन की सहायता से, एंड भिलाई छत्तीसगढ़ रशियन असिस्टेंस की रशियंस की मदद से इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया, एस्टैब्लिश किया गया। इन द बिगनिंग देयर कैपेसिटी, स्टार्टिंग के अंदर जो इनकी कैपेसिटी थी वो 10 लाख टन थी, बाद में ये बढ़कर 16 लाख टन हो गई। ड्यूरिंग द फोर्थ फाइव ईयर प्लान के अंदर एशिया जो था, एशियाज लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज, एशिया की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी वो सेटअप हुई बोकारो झारखंड के अंदर, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रैपिड डेवलपमेंट, और बहुत तेजी से डेवलपमेंट इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको स्टैब्लिश किया गया 1973 के अंदर, जिसको सेल कहा जाता है। दिस परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, और ये जो थी वो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था इन ऑल द फैक्ट्रीज ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड 3 more फैक्ट्रीज, मतलब सारा जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था वो पब्लिक सेक्टर के थ्रू होता था, और 3 और more फैक्ट्रीज लगाई गई विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, सेलम तमिलनाडु के अंदर, एंड विजयनगर कर्नाटक के अंदर वर इंक्लूड इन इट, इसको इंक्लूड किया गया इसके अंदर। एज दिस इंडस्ट्री इज द बेस ऑन रॉ मटेरियल, ये जो इंडस्ट्री है वो बेस है रॉ मटेरियल पर और चीप ट्रांसपोर्टेशन पर, इन अबंडेंस इट इज स्टैब्लिश नियर दोज रीजन, इसलिए उनको ऐसी जगह पर स्टैब्लिश किया जाता है जहाँ पर रॉ मटेरियल जैसे कि आयरन और कोल मैग्नीज माइंस जो प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर आसानी से इनको मिल जाए और सस्ते दामों पर या सस्ते ट्रांसपोर्टेशन पे मिल जाए, चीप ट्रांसपोर्टेशन पे, तो वहाँ पर ये लोग ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं। ये कुछ इसमें नीचे इन्होंने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में बता रखा, ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम से रिलेटेड, इस एग्ज़ाम में सब कुछ पूछा जाता है और इसके बारे में मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। आज के लिए इतना बहुत है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।